नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदुस्तान के कप्तान पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर पॉलिटिक्स की। एक ऐसा कप्तान जिसने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया, जिसने 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाया, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत को पहुंचाया, उन रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग की गई, मोटा कहा गया, औसत दर्जे का खिलाड़ी बताया गया, उन्हें औसत दर्जे का कप्तान बताया गया। और ये बातें किसी खिलाड़ी ने नहीं कही हैं, ये बातें कांग्रेस पार्टी की एक नेता ने कही। जब तक कांग्रेस की आंख खुली, कांग्रेस को लगा कि गलती हो गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब बीजेपी पूछ रही है कि कप्तान कैसा होना चाहिए, रोहित शर्मा जैसा या राहुल गांधी जैसा। ऐसे नेताओं को जिनको क्रिकेट का कुछ नहीं मालूम, जिन्होंने क्रिकेट का बल्ला भी कभी नहीं उठाया, जिनका कोर एरिया सिर्फ राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो अपनी पॉलिटिक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो क्रिकेट टीम के कप्तान की बॉडी शेविंग कर रहे हैं। ऐसी पार्टी आज जरा अपने कप्तान यानी राहुल गांधी की परफॉर्मेंस भी देख ले और नरेंद्र मोदी की कप्तानी से भी सबक ले ले। सोमवार सुबह सुबह का वक्त नरेंद्र मोदी का 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री का, दुनिया के लीडर नंबर 1 का कूल अंदाज कैमरे पर कुछ इस तरह हुआ कैप्चर। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में नरेंद्र मोदी ऐसे निकले शेरों के बीच से होते हुए, हिरणों के बीच से होते हुए, जंगली जानवरों के बीच से होते हुए। यह मोदी की ऐसी जंगल सफारी है जो अच्छों पर भारी है। एक साथ मोदी के कई कूल मोमेंट्स कैप्चर हुए। देश ने विजिटर मोदी भी देखा, देश ने टूरिस्ट मोदी को भी देखा, देश ने वाइल्ड लाइफ के लिए पैशनेट भारत के कूल प्राइम मिनिस्टर को भी देखा, देश ने फोटोग्राफर नरेंद्र मोदी को भी देखा और फोटोग्राफर मोदी के हाथों से कैप्चर हुई तस्वीरें भी ऐसी वैसी नहीं। नरेंद्र मोदी के कैमरे से क्लिक की गई इन तस्वीरों में प्रोफेशनल टच भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का सबसे अलग लीडर बनाने वाला फैक्टर भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी का यह कूल अवतार, प्राइम मिनिस्टर का यह अंदाज मोदी के सियासी दुश्मनों को रास नहीं आ रहा। मोदी के दुश्मन इन तस्वीरों में भी सियासी नफा नुकसान खोज रहे हैं, मोदी और राहुल को कंपेयर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी शेरों के बीच गए, वाइल्ड लाइफ का प्रमोशन किया। जवाब में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने राहुल को जननेता बताकर मोदी पर अभिनेता वाला पर्चा चिपकाना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी से ऐसी नफरत कि कांग्रेस के हैंडल्स ने मोदी को शंभू शिकारी बताकर प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया। जिस वक्त मोदी पूरी दुनिया को भारत के वाइल्ड लाइफ की ताकत दिखा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस वाले अपनी टाइमलाइन पर मोदी की मौजमस्ती वाला नैरेटिव घुमा रहे थे। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, यह कोई आखिरी बार नहीं हुआ है। मोदी के दुश्मनों ने ऐसा प्रोपेगेंडा बार बार किया है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मोदी को गाली देते देते यह इकोसिस्टम देश को गाली देने लगा है। दुनिया भर में देश को नई पहचान दिलाने वालों को भी गाली देने लगा है। और कांग्रेस की इस हेट फैक्ट्री ने इस बार इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को टारगेट किया है। टारगेट करने वाली महिला का नाम है शमा मोहम्मद, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और राहुल गांधी की टीम की अहम सदस्य है। शमा मोहम्मद ने चैंपियंस ट्रॉफी के बीच रोहित शर्मा को टैग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद ही विवादित और शर्मनाक टिप्पणी की है। शमा ने रविवार रात 8 बजे लिखा,
एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। रोहित भारत के सबसे निराश करने वाले कप्तान हैं। आगे उन्होंने ये भी लिखा, जब सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों से तुलना करें तो रोहित शर्मा में ऐसा क्या वर्ल्ड क्लास है। वो एक औसत दर्जे के खिलाड़ी और कप्तान हैं, जिन्हें बस किस्मत से भारतीय टीम की कप्तानी मिल गई। शमा मोहम्मद का इतना कहना था कि उनका नाम जगह जगह ट्रेंड करने लगा। बीजेपी ने शमा मोहम्मद के बयान को राहुल गांधी से जोड़ दिया। कहा, जिस पार्टी को राहुल गांधी की लीडरशिप में 90 से ज्यादा चुनावों में हार मिली, उस पार्टी के नेता अब इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कप्तान का मोराल डाउन कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, कांग्रेस अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से ऐसी बात करवा रही है। ये स्टेटमेंट कांग्रेस की है। अगर उनको लगता है कि केवल एक ही आदमी हर चीज के लिए फिट है और वो राहुल गांधी, उनको लगता है कि उनके जो ब्लड के अंदर ये चीजें डाल दी गई हैं कि आपको बस एक ही आदमी का नाम लेना, और आप किस कदर वो अपने देश के खिलाफ चले गए हैं कि आज देश के क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है उन्हीं के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनका इससे क्या भाव है। क्या कांग्रेस ने किसी कारण से स्टैंड लिया है? क्या कांग्रेस किसी भाव से स्टैंड को ले रही है? पर जिस भी कारण से ले रही है, बड़े शर्म की बात है। मैं इसके लिए उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और कांग्रेस की ऐसी मानसिकता, जो गंदी मानसिकता, इसके लिए भी पूरा देश देख रहा है। मेरे को बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि बड़ी घटिया किस्म की बात उन्होंने कही है। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना, और उनकी कैप्टेंसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर कोई पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बन जाएगी तो इसी तरह से अज्ञानता भरी जो है वो ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। रोहित शर्मा जी हमारे देश के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने समय समय पर साबित किया है कि देश की आन बान शान को खेल के मैदान में कैसे चार चांद लगाया जा सकता है। लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस जो है वो समय समय पर न केवल खेल का मैदान हो, राजनीतिक मैदान हो, देश के सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ सवाल हो, उस पर जो फ्रीलांसर बकवास बहादुर, चाहे वो यहाँ देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, वो इस तरह की फ्रीलांसर बकवास बहादुरों की का बसेरा बना हुआ है। मोदी से दुश्मनी के चक्कर में देश के सितारों को, देश की क्रिकेट टीम को गाली देने वाली कांग्रेस की यह सोच कोई नई नहीं है। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप याद कीजिए, तब कांग्रेस के इकोसिस्टम ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पनौती शब्द ट्रेंड कराया था, और उस वक्त मोदी को पनौती कहने की शुरुआत कांग्रेस के ही राहुल गांधी ने की थी। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया, वो वहां पे पनौती हरवा दिया, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। कांग्रेस जिन राहुल गांधी को जन नेता और जिन मोदी को अभिनेता बताकर अपना सियासी एजेंडा चलाती है, वो इन दोनों के बीच का एक फर्क नहीं बताती है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो। वो फर्क ये है कि जब भारतीय क्रिकेट टीम 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाती है, तो नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्हीं रोहित शर्मा की हिम्मत बढ़ाते हैं, सबको प्यार से समझाते हैं, सोचा मिल लूंगा सबको। मोहम्मद शमी को गले लगाते हैं, हार के बाद भी हर टीम मेंबर की हौसला अफजाई करते हैं। यही तो एक लीडर की क्वालिटी होती है। असली कैप्टन कूल ऐसा ही होता है, जो अपनी टीम का मोराल कभी गिरने नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ राहुल की पार्टी के नेता हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से पहले ही हिंदुस्तान की टीम के कप्तान की बॉडी शेमिंग करके उनका मनोबल गिराते हैं। वो मेरी पार्टी को इसके अंदर मत लेके आओ ना, मेरी पार्टी का नाम मत लेकर, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। और एक किसी का सेहत के बारे में हम बोल सकते हैं, सेहत के बारे में मैंने बोला, उसमें क्या है? और मैं ऐसा लग रहा है आप उनका उड़ा रही हैं कि हाउ कैन यू कॉल समबडी अनइम्प्रेसिव व्हेन समबडी इज प्लेइंग सो वेल? हाउ कैन यू कॉल समवन अनइम्प्रेसिव? मैं बोलने अगर इस पे आप क्लैरिफाई करना चाहें कि आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे मेरे घर से मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ,
मैं बस बोल रही हूँ कि एक किसी का फिटनेस के बारे में, वो मैं फिट हूँ, मैं बस उसकी फिटनेस के बारे में बोला। इतनी बड़ी बात आप लोग क्यों You think he's a legend cricketer calling him and what is unimpressive about him when he has already won World Cup for the team? I'm very proud of him. I only spoke about his fitness. I have nothing. लेकिन आप क्या खेत जताती हैं? But party से खेत जताएंगे आप? शर्मा जी, जस्ट एक सवाल, क्या आप खेत जताती हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं? What about the sentiments, emotions of 1.4 billion Indians associated with it? तो कांग्रेस के नेता शमा मोहम्मद कांग्रेस की कोशिश है कि हम उनसे बात कर सकें। उनका कहना है कि अब तो चलो आप चलो Who is BJP? I don't care about BJP. But BJP since every time BJP is already. This is a personal. Arey, you can't come to my house like this, Baba. Okay. You're getting into my personal space. No, but just we are asking you 1, 2, 3 things. There is nothing. ये मेरी व्यक्तिगत बयान है. Why are you getting it? We have nobody is democratic to say about the. I told you he's a You great. don't feel that you should captain. apologize? You should say sorry for this. Sorry for this. No regrets. किरकिरी होने के बाद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप खाना पूर्ति के लिए शमा मोहम्मद से वो विवादित पोस्ट डिलीट करवाती है, लेकिन पोस्ट डिलीट करने के बाद भी शमा मोहम्मद वही बात कैमरे पर दोहराती हैं और उन्हें अपने विवादित पोस्ट पर साथ मिलता है टीएमसी के नेताओं का, जिसे वो अपनी टाइमलाइन पर चिपकाती हैं। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? आप खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हाँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, इसीलिए मैं फिटनेस के बारे में बोलती हूं। मैं फिट हूं मुझे। और अभी आजकल नरेंद्र मोदी जी भी फिट इंडिया के बारे में बोलते हो, तो फिटनेस के बारे में मैंने कहा, उसमें क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन फिट होना चाहिए ना। रोहित शर्मा को टीम में ही जगह नहीं होना चाहिए। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूं। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार एक तो सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है ठीक बोला है। आप लोग पूरा सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस की नेत्री ने रोहित शर्मा को सिर्फ इसलिए टारगेट किया, सिर्फ इसलिए उनकी बॉडी शेमिंग की क्योंकि नरेंद्र मोदी खुलकर इस टीम का समर्थन करते हैं? वर्ल्ड कप में हार के बाद अगर मोदी पूरी टीम के साथ दुख साझा करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद पूरी टीम को दिल्ली बुलाकर 1-to-1 इंटरैक्शन भी करते हैं, उन्हें कंफर्ट भी देते हैं। यही तो असली लीडर की निशानी होती है, यही तो कैप्टन कूल की क्वालिटी होती है। मोदी की यह लीडरशिप हर फील्ड में दिखती है, साफ साफ दिखती है। क्या कांग्रेस वाले इसीलिए प्रधानमंत्री से इतना चिढ़ते हैं? क्या मोदी इसीलिए उनकी आंखों में इतना चुभते हैं? और वो किसी न किसी बहाने नरेंद्र मोदी को ही टारगेट करते रहते हैं। जब देखो तब अनाप शनाप फैलाते रहते हैं। मोदी को टारगेट करते करते देश को टारगेट करने लगते हैं, देश के खिलाड़ियों को टारगेट करने लगते हैं। देखिए, कांग्रेस वालों के दिमाग में भूसा भर गया है। रोहित शर्मा और उनके जैसे जो क्रिकेटर है हमारे देश के हीरो हैं। ये पूरी दुनिया में जाके हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ाते हैं। ऐसे लोग जो भारत का गौरव बढ़ाते हैं, उनकी बॉडी शेमिंग करना, उनकी फैट शेमिंग करना, उनकी आलोचना करना, उनकी निंदा करना, यह कांग्रेस वालों को ही अच्छा लग सकता है, क्योंकि उनके मन में भारत के सम्मान के प्रति कोई आस्था ही नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है। वो जो भारत विरोधी जो सोच है, अप्रोच है, कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक वो फैलती जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने कम से कम क्रिकेट को तो अपना राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए।
और जो खिलाड़ी है हमारे, वो हम सबके खिलाड़ी हैं। अब उन पर भी आप कटाक्ष, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करोगे, उनको अभद्र भाषा में उनका अपमान करोगे, कैसे चलेगा ये? कांग्रेस दल के नेताओं ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस प्रकार से रोहित शर्मा जी का अपमान करना, ये केवल उनका अकेले का अपमान नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों उनको चाहने वाले सभी क्रिकेटर्स फैंस हैं, उनका अपमान है। तो कांग्रेस दल को, उनके नेताओं को रोहित शर्मा जी की और उनको चाहने वाले सारे लोगों की माफी मांगनी चाहिए। देश में कुछ भी अच्छा हो रहा हो, नरेंद्र मोदी कहीं भी जा रहे हों, विरोधियों का इकोसिस्टम पहले से ही हमले वाली सारी तैयारियां करके रखता है। उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी गुजरात जाएंगे, जंगल सफारी पर भी जाएंगे। इसका हिंट मोदी ने खुद 27 फरवरी को दे दिया था, जब उन्होंने महाकुंभ खत्म होने के बाद एक लेख देश के साथ शेयर किया था। विरोधी इसी मौके की तलाश में थे। फिर अचानक 1 मार्च को राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वहां मौजूद कुली भाइयों से मुलाकात की। राहुल ने ये तस्वीरें खुद अपनी टाइमलाइन पर शेयर की। लेकिन क्या राहुल का ये तस्वीरें शेयर करना, कुली भाइयों से मिलना पहले से लिखी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? लग तो ऐसे ही रहा है कि ये प्री प्लान्ड ही था। तभी तो जैसे ही मोदी की जंगल सफारी वाली तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस ने फौरन राहुल की कुली वाली और मोदी की सफारी वाली तस्वीरों पर जननेता और अभिनेता वाले स्क्रिप्ट चिपकाकर फैलानी शुरू कर दी। एक या दो नहीं, ताबड़तोड़ अंदाज में कांग्रेस के इकोसिस्टम ने पोस्टरबाजी शुरू कर दी। राहुल को सबसे बड़ा लीडर बताने की मानो रेस शुरू कर दी। जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के वाइल्ड लाइफ की सैर करवा रहे थे, भारत की सॉफ्ट पावर की झलक दिखा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस नॉनस्टॉप आपत्तिजनक पर्चे वायरल करा रही थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन मोदी के सीरियस एफर्ट को मौज मस्ती और ड्रामेबाजी वाला ताना मारकर सोशल मीडिया पर घुमा रही थी। अब कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट का यह थंबनेल पढ़िए, प्रधानमंत्री मोदी पर कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। यानी मोदी पर अटैक करके विरोधी अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकालते हैं और देश को लेकर, देश के खिलाड़ियों को लेकर भी अनाप शनाप लिखते हैं और फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि देश राहुल गांधी को ही अपना लीडर माने। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो विपक्षी दल है वो इस वक्त बहुत ही वामपंथियों के करीब दिख रहा है, वोक दिख रहा है, और ऐसा एक गलत परसेप्शन सेट हो रहा है देश के अंदर कि वो उन तथ्यों को प्रोत्साहित कर रहा है जो भारत के डाइवर्सिटी, विविधता के खिलाफ है। बात नरेंद्र मोदी पर या रोहित शर्मा पर आकर खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री से निजी दुश्मनी निभाने के चक्कर में विरोधी, खासकर कांग्रेस का इकोसिस्टम किसी भी लेवल तक जा सकता है। इसका भी एक ताजा उदाहरण देखिए। इस वक्त कांग्रेस का इकोसिस्टम अपनी टाइमलाइन पर ऐसे ऐसे पोस्टर्स भी घुमा रहा है। यह साबित करना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुक गए। कांग्रेस के इन पोस्टर्स की भाषा ऐसी है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिरकार देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने हैंडल पर इस तरह का पोस्टर कैसे डाल सकती है? कांग्रेस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने ओके बॉस, यस बॉस, एट योर सर्विस बॉस, डन बॉस, एज यू से बॉस, योर विश माई कमांड बॉस, ये कहते हुए कैसे दिखा सकती है? मोदी से सियासी लड़ाई तो समझ में आती है, मगर वो लड़ाई लड़ते लड़ते देश की गरिमा से लड़ाई, क्या कांग्रेस पार्टी को ये हरकतें शोभा देती हैं? पब्लिक अब ये पूछ रही है। अमेरिका में ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस हुई। देखिए कांग्रेस ने उसमें कैसे मोदी का नाम फिट करके भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश की। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों पोस्टर्स कांग्रेस के हैंडल पर मौजूद हैं, जिनमें वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह का गुणगान तो करती दिख रही है, लेकिन देश के प्रधान नरेंद्र मोदी को ट्रंप के सामने झुका हुआ दिखा रही है, मोदी को कमजोर लीडर बता रही है। कांग्रेस की प्रवृत्ति है हमेशा देश के खिलाफ बोलना, और देश के खिलाफ बोलने का एक सीधा सीधा सा परिचय आज फिर दिया कांग्रेस ने। मोदी और विरोधियों के बीच का यह फर्क अब देश को भी साफ साफ दिखने लगा है। पब्लिक अच्छी तरह समझ चुकी है कि मोदी कैसे दिन रात एक करके देश को आगे ले जा रहे हैं, हर चुनौती का सामना कर रहे हैं, हर मोर्चे पर देश को जिता रहे हैं, और दूसरी तरफ विरोधी कैसे हर दिन, हर घंटे
मोदी पर निशाना लगाते लगाते देश को ही हरा रहे हैं, देश को ही झुका रहे हैं। बिहार में आज कुछ ऐसा हुआ है जो आगे की देश की पॉलिटिक्स बदल सकता है। पिछले 2 साल से हर चुनाव में एक ही फॉर्मूला चलता रहा। वोटर को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करो, चुनाव जीतो। चुनाव से पहले जब बजट आता था तो सरकार सीधे सीधे महिला वोट पर फोकस करती थी। लाडली योजना, मैया सम्मान योजना, ऐसे ऐसे नाम देकर 2 से 2,500 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेजे जाते थे और फिर नतीजे भी बम्पर आते थे। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, हरियाणा से लेकर झारखंड तक यही हुआ। लेकिन बिहार में आज नीतीश कुमार ने अचानक ट्रेंड बदला। नीतीश कुमार ने आज जो बजट पेश किया उसमें ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया। तो क्या नीतीश कुमार ओवर कॉन्फिडेंट हैं इसी साल चुनाव में बिहार में, या नीतीश कुमार सबसे बड़ी सियासी गलती कर बैठे हैं? बिहार में चुनाव जीतने का फॉर्मूला क्या है? 25 का चुनाव नीतीश किस फॉर्मूले से जीतेंगे? नीतीश ने डायरेक्ट ट्रांसफर का आसान रास्ता क्यों नहीं चुना? चुनाव में नीतीश कुमार अपने ही फॉर्मूले से चलते हैं। 25 में भी वो अपने ही फॉर्मूले से चलेंगे या लाडली बहना जैसी योजना का सरप्राइज अभी बाकी है? इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने वाली योजनाएं गेम चेंजर साबित हुई थी। 2023 के बाद जितने भी चुनाव लड़े गए उसमें महिलाओं को डायरेक्ट ट्रांसफर की योजना का कमाल देखने को मिला। उम्मीद थी इस बार भी नीतीश इसी फॉर्मूले को अपनाएंगे, बजट में इसकी घोषणा करेंगे और अप्रैल से महिलाओं के खाते में पैसे भेजना शुरू कर देंगे। नीतीश ने इस रास्ते को छोड़ दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़े, ये जानते हुए भी कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बिहार की महिला वोटर ही है। बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 80 लाख है, जिनमें महिला वोटर 3 करोड़ 72 लाख है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुष वोटर का पोल परसेंटेज 54.68% था। महिलाओं का पोल परसेंटेज 59.69% था। महिलाओं ने 5.01% ज्यादा वोटिंग की थी। 2020 में बिहार की 41% महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया था। 31% ने महागठबंधन को सपोर्ट किया था। दोनों के बीच गैप 10% का था। महिलाओं का 10% वोट इतना बड़ा चंक है कि पूरा चुनाव पलट सकता है। फिर नीतीश कुमार ने एमपी की लाडली बहना योजना, जिसने बीजेपी को 2023 में जीत दिलाई, कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना, जिसने कांग्रेस को जीत दिलाई, महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना, जिसने महायुति को बम्पर जीत दिलाई, झारखंड में मैया योजना ने जेएमएम की जीत पक्की की। फिर भी नीतीश कुमार ने ये रास्ता नहीं चुना, तेजस्वी के लिए इसे खुला छोड़ दिया। जो माई बहन योजना में महिलाओं को 2500 रुपए खाते में ट्रांसफर करने को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हम लोगों ने कल मांग भी की थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली किया जाए, किसानों का जो ऋण है वो माफ किया जाए, उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराया जाए। माई बहन मान योजना के तहत इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1500 रुपये कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। नीतीश राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, 20 साल से सरकार चला रहे हैं
वो शॉर्ट नहीं लॉन्ग टर्म वाले खिलाड़ी हैं। बिहार की महिलाओं के लिए इस बजट में लॉन्ग टर्म फायदे वाले ऐलान भी है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण, पटना में महिला हाट की स्थापना, सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप की स्थापना, प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण, महिला चालकों को ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए अनुदान, महिला वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग भी महिलाएं देंगी, प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा, यात्री चालक कंडक्टर सब महिलाएं होंगी। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने का ऐलान बजट में किया गया है। नीतीश कुमार की जीविका बहना योजना पहले से ही सुपर हिट चल रही है। 1,31,00,000 महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं। करीब 45 लाख परिवारों को इससे फायदा हो रहा है। एनडीए को भरोसा है कि बिहार में महिलाएं इसी आधार पर वोट करेंगी और तेजस्वी के माई बहन योजना के फेर में नहीं फंसेंगी। इस साल चुनाव है, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि हाल में जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए वहां जिस तरह की घोषणा की गई, फ्रीबीज की घोषणा हुई, उस तरह की घोषणा यहां भी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, काम करने वाली सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1,31,00,000 महिला पहले से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो लगातार उद्योग जगत में अपना धमाल मचाई हुई है। लेकिन जिस तरह का फायदा दिखा है कई राज्यों में इस तरह की योजनाओं का, मुफ्त की योजनाओं का, क्या आप ऐसा नहीं करके कोई रिस्क तो नहीं ले रहे? देखिए, बिहार में जनता पर पूरा भरोसा नीतीश कुमार जी पर है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। आने वाले समय में क्या ऐसी कुछ योजनाएं आ सकती हैं? नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से हम सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव अपनी माई बहन योजना की काफी चर्चा कर रहे हैं। वो माँ बहन की चिंता ज्यादा करें, अपनी माँ बहन की ही चिंता करते हैं, किसी और की चिंता करते हैं। बजट में महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना नहीं लाने के पीछे एक और वजह बताई जा रही है कि पहले से जो योजनाएं चल रही है उनका रिस्पांस नीतीश के पक्ष में है। इन योजनाओं में 12वीं में पढ़ने वाली अविवाहित छात्राओं को 25,000, स्नातक कर रही विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की लड़कियों को 50,000। ये लाभ हर जाति धर्म की लड़कियों और महिलाओं को मिलेगा। पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का कोटा, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण। इसलिए नीतीश कॉन्फिडेंट है कि महिलाओं का वोट उन्हें पहले से ज्यादा मिलेगा। महिलाओं के अलावा अरहर, मूंग, उड़द में एमएसपी की गारंटी देकर नीतीश ने किसान वोट को पहले से ज्यादा सॉलिड कर लिया है। 1 से 10वीं तक की पढ़ाई कर रहे ओबीसी, ईबीसी, महादलित सब बिरादरी के छात्रों को स्कॉलरशिप दोगुनी कर दी है। बेगूसराय में बिहार का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान हो गया है। नीतीश सरकार शिक्षा में सबसे ज्यादा 60,974 करोड़ खर्च करेगी। स्वास्थ्य में 20,335 करोड़ खर्च करेगी। फिर भी तेजस्वी बजट पर बवाल काट रहे हैं और नीतीश पर निजी हमले करने में उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे। आर्थिक न्याय की बात नहीं, महिलाओं को कैसे महंगाई से राहत दिलाएंगे इसकी कोई बात नहीं की गई, किसानों की बात नहीं की गई। पूरी तरीके से ये फ्लॉप बजट है, बिहार के हित में नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने जो मांग रखी थी कि 2500 रुपया महिलाओं को दिया जाए, वृद्धा पेंशन की बात आपने कही थी, इस तरह की चर्चा थी कि शायद चुनावी साल है तो ऐसी घोषणा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। से पूछिए, ये लोग नहीं करेंगे, हम तो संकल्प लिए, हम करके दिखाएंगे। अच्छा, इसको क्या ऐसे भी देखा जाए कि नीतीश कुमार के काम करने की अपनी एक शैली है, वो बीजेपी के दबाव में नहीं आते हैं? अब तो हाईजैक हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी अब पकड़ुआ मुख्यमंत्री हैं, वो हाईजैक हो चुके हैं। और सम्राट चौधरी को बधाई दिया। सम्राट चौधरी को गले में, हाँ, जब खड़े हुए हमको लगा पैर ना छू दे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को आईना दिखाया। आरोप लगाया कि लालू राबड़ी ने 2005 में जो खटारा बिहार छोड़ा था, नीतीश ने 19 साल में उसका कायाकल्प कर दिया है। देखिए, बिहार खटारा बिहार था, लालू राबड़ी ने खटारा बिहार बनाया था। उस खटारा बिहार को नीतीश कुमार जी ने 19 साल में समृद्ध बिहार बनाकर 3,17,000 करोड़ का बजट बनाया और यहाँ महिलाओं की चिंता किया, किसान की चिंता किया, छात्रों की चिंता किया, नौजवानों की चिंता किया, ई गवर्नेंस की चिंता किया। तो ये सबकी चिंता करने वाला सरकार है
और आदरणीय मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष जोर दिया। प्लान हेड में जहां आप सोचिए 1,16,000 करोड़ रुपया का बजट हमने प्रस्तुत किया, यह स्पष्ट दिखता है कि बिहार समृद्धि की ओर है। चुनावी साल में नीतीश ने डायरेक्ट ट्रांसफर का रूट नहीं पकड़ा। आने वाले दिनों में बिहार में ये मुद्दा और गर्म होगा। तेजस्वी अपने M+Y में इसी के जरिए कुछ महिला वोटर को जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पड़ोसी राज्य झारखंड में यही कार्ड गेम चेंजर साबित हुआ था। झारखंड की 81 में से 68 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां महिला वोटर का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा था। 91,16,000 महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुषों के मतदान से 5,52,000 ज्यादा है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 50 लाख महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का फायदा दिया था। चुनाव से पहले 1,000 रुपए महीना देते थे और विधानसभा चुनाव से ऐन पहले 2,500 देने का ऐलान कर बाजी अपने पक्ष में कर ली थी। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी झारखंड के फॉर्मूले से बिहार में नीतीश को उखाड़ पाएंगे? ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। महिला वोट की लड़ाई में अब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी आ गए हैं, जिनका अपनी पत्नी ऐश्वर्या से काफी पुराना विवाद है। सत्ता पक्ष सवाल कर रहा है, जो लालू परिवार ऐश्वर्या को न्याय नहीं दे पाया, वो किस मुंह से बिहार की महिलाओं के सम्मान और हक की बात कर रहा है। तेजस्वी यादव बिहार में जो है माँ बहन की योजना घूम रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन उस समय से क्या कहाँ थे? 90 से जो हो बिहार के बदहाली हुआ, आज जो है 2005 से देखिए और पहले के देखिए कितना उन्नति है और कितना पीछे पहले था। तो आज जो कह रहे महिलाओं के बात, तो उनसे पूछिए कि तेज प्रताप जब शादी करके लाए तो महिला के क्यों घर से निकाल दिए? महिला पत्नी के क्यों घर से निकाल दिए? और वो महिला के क्यों बात करने का अधिकार है उनको? अब समझिए कि चुनावी राजनीति में महिला फोर्स कैसे जीत की गारंटी बनता जा रहा है और तमाम राज्यों में उनके लिए अलग से बजट कितना बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार का बजट 5,500 करोड़ का है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के बजट में 81% की वृद्धि की गई है। बजट 26,560 करोड़ का है। महाराष्ट्र में 8 मार्च को लाडकी बहन योजना की फरवरी-मार्च महीने की किस्त एक साथ जारी की जाएगी। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2,100 रुपए देने का इंतजाम बजट में किया जाएगा। दिल्ली में कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने के लिए 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या महिलाओं के लिए चल रही पुरानी योजनाओं से ही नीतीश कुमार की नैया इस चुनाव में पार हो जाएगी, या 2-3 महीने बाद कोई बड़ा सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। सबको उम्मीद थी कि महिलाओं से जुड़ी योजना की घोषणा यहाँ भी होगी, जिसमें मुफ्त ऐलान कुछ ऐसा होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2,500 रुपए देंगे। महिला को योजना इतना बड़ा है, महिला को सशक्त किया गया है। अब महिला को आरक्षण मिला है, महिला का आप देख रहे हैं 50% आरक्षण है। तेजस्वी यादव के राज था, कभी महिला के बढ़ती थी, महिला को मार मार के घर में रखा जाता था। अब तो महिला एकदम सशक्त हो गई है, वो क्या बोलेगा? अब माई बहन योजना क्या योजना है? हमारे पंचायती राज में देख ली महिला कितना सशक्त है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी क्या 2020 वाले प्रदर्शन से आगे बढ़ जाएंगे और सत्ता तक पहुंच पाएंगे? क्या नीतीश कुमार उन्हें वापस उसी जगह भेज देंगे जहां 2010 में लालू को भेज दिया था? 2010 नीतीश और एनडीए की सबसे बड़ी जीत थी।
इसी वजह से तेजस्वी अब नीतीश के साथ प्रधानमंत्री मोदी की उम्र पर भी बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नीतीश के पास मोदी की गारंटी है तो तेजस्वी के पास लालू के जंगल राज का बैगेज है। इसलिए वो मुद्दा बना रहे हैं कि 2005 के पहले वाले समय का बखान बिहार की राजनीति में नीतीश कब तक करेंगे।